Hello students, good evening. Today's our topic is relative pronoun. अब relative pronoun में हम लोग आज पढ़ेंगे who, whom, whose, that, which, what. ये जो pronoun है ये आप लोगों का 2 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक होता है, प्लस जो लोग अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में जो बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं जैसे 10th और 12th वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी रिलेटिव प्रोनाउन काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। एग्ज़ाम में जब प्रोनाउन का जो पोर्शन होता है उसमें से ज़्यादातर रिलेटिव प्रोनाउन ही आता है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हु है, whom है, whose है, that है, which है, what है। तो जैसे प्रोनाउन हम लोग जानते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। वे शब्द जो हम संज्ञा की जगह पर प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि आज हम उसके प्रोनाउन के एक पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पर, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर रुको मैं डिफिनेशन इसका दे दूँ, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो सर्वनाम, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन, जो सर्वनाम 2 वाक्यों को जोड़ता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? यह 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन, किससे? नाउन से संबंध प्रकट करता है, मीन्स रिलेशन उसका क्या है वह बताने का प्रयास करता है। और रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग कंजंक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से कंजंक्शन का भी एक तरह से कार्य करता है। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का भी कार्य यही है, 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या करता है? जो सर्वनाम 2 वाक्यों को जोड़ता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन भी हमारा जो है यह भी 2 वाक्यों को जोड़ता है, और जो कंजंक्शन है यह भी 2 वाक्यों को जोड़ता है। तो जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन में पहला टॉपिक है वह है हु। अगर हम लोग हु से क्वेश्चन बनाते हैं तब तो यहाँ पर हु का मतलब कौन हो जाता है। जैसे कहते हो ना, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। लेकिन अब हम क्या यहाँ पर क्वेश्चन तो बनाएंगे नहीं। यहाँ पर जितना आपका है रिलेटिव प्रोनाउन जो आपका है, यह वाक्य के बीच में लग करके 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। तो जब यह हु बीच में लग जाता है तो इसका अर्थ कौन नहीं होगा, तब इसका अर्थ जो में हो जाता है। अब इसको हम समझे, हु जो होता है यह पर्सन के लिए आता है। हु जो है यह पर्सन के लिए आता है, यह सब्जेक्टिव केस होता है। हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है। हु वहाँ पर लगेगा जहाँ पर सब्जेक्ट होता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के लिए मैं काफ़ी एग्जाम्पल यहाँ पर रखा हूँ जिससे कि आपका डाउट बहुत ईजिली तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ मोहन डैश हेल्प मी। तो अब क्या है, मोहन हमारा क्या है, यहाँ पर मोहन हमारा सब्जेक्ट है। तो अब सब्जेक्ट हमें मिल गया, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। इट इज़ मोहन हु हेल्प मी। अब देखो यहाँ पर हमने हु का क्या जो बताया था, इट इज़ मोहन, ये मोहन है जो। अब यहाँ पर हु का मतलब क्या आ गया, जो मेरी मदद किया। सेकेंड है, सी मेड द बॉय डैश स्टोल योर वॉच। अब फिर यहाँ पर हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। हु का प्रयोग हम वहीं पे करेंगे जहाँ पर हमें सब्जेक्ट मिले। अब यहाँ पर बॉय क्या है, सब्जेक्ट हमारा है, तो हम यहाँ पर
हु का प्रयोग करेंगे। रमेश डैश इज माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई। अब यहाँ पर फिर रमेश आ गया है, तो रमेश हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम हु का प्रयोग कर देंगे। द गर्ल डैश इज प्लेइंग इज माई सिस्टर। जो लड़की खेल रही है वह मेरी बहन है, तो द गर्ल, अब गर्ल क्या आ गया यहाँ पर, सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट आ गया तो हम यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे। देखो ये आपको ध्यान देना, जहाँ पर भी सब्जेक्ट आ जाए वहाँ पर आंख बंद करके आपको हु का प्रयोग कर देना है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। जहाँ भी सब्जेक्ट आपको मिले वहाँ पर आपको हु का प्रयोग करना है। दिस इज द बॉय, बॉय भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, हु। आई लाइक द बॉय, फिर बॉय यहाँ पर आ गया है, हु। इट इज राम, अब राम भी सब्जेक्ट है, नाम है, तो यहाँ पर भी आप हु का प्रयोग करोगे। यानी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बहुत आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। हु इसका होता है जो कि इसका अर्थ निकलता है जब आप रिलेटिव प्रोनाउन करते हो, यह पर्सन के लिए आता है, यह एक सब्जेक्टिव केस होता है। हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ पर हमने दे दिया है हु जो हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, बस इसको आपको याद रखना है। जहाँ पर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर हम हु का प्रयोग करेंगे। इट इज डैश, इट इज मोहन डैश हेल्प मी, तो मोहन क्या हमारा सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट मिल गया तो सीधा हमें हु का प्रयोग कर देना है। 3 एग्जाम्पल को आप करिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। हमें नहीं लग रहा है कि हु में आपको कोई प्रॉब्लम होगा। हमने अब हुम है जिससे, जिसको, जिससे। जब आप एग्जाम्पल करोगे, एग्जाम्पल में करने के बाद जब आपको वाक्य में जिसे, जिसको या जिससे समझ में आए वहाँ पर हम हुम का प्रयोग करते हैं। यह भी पर्सन के लिए आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव केस होता है। और यहाँ पर हम कुछ आपको एक नोट दे रहे हैं समझाने के हिसाब से, जिससे कि आप इसको जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुम है इसको आप बहुत ईजीली तरीके से कर सकते हो। जैसे हमने हु समझाया, हु में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उसमें सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को आप देख करके हु का प्रयोग आप कर लोगे। यहाँ पर भी मैं एक चीज़ आपको दे रहा हूँ, जहाँ पर नाउन या प्रोनाउन हो, अगर वाक्य के शुरुआत में नाउन और प्रोनाउन हो, फिर डैश आ जाए, फिर नाउन या प्रोनाउन हो, और नाउन और प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब हो, तो वहाँ पर हम रिलेटिव होम का प्रयोग करते हैं। अब कैसे, आइए देखिए इस चीज़ को हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं। दिस इज रवि डैश यू नेवर मीट, तो यू क्या आ गया हमारा यहाँ पर, ये आपका नाउन प्रोनाउन क्या है, यू नाउन है कि प्रोनाउन है, यू हमारा प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। मीट हमारा क्या है, वर्ब है, तो यानी क्या है यहाँ पर रवि क्या हो गया आपका, नाउन हो गया है, नाम है तो नाउन हो गया है। तो यहाँ पर भी नाउन आ गया है, देखो यहाँ नाउन प्रोनाउन दिया हुआ है, नाउन हो गया है आपका। फिर डैश है, डैश आपका आ गया है, फिर नाउन या प्रोनाउन कर रहा है, तो यू हमारा प्रोनाउन हो गया है। फिर अगर वर्ब हो तो मीट आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया है। तो जहाँ पर भी शुरुआत में नाउन या प्रोनाउन से कोई एक वर्ड हो, रवि नाउन हमें मिल गया, फिर डैश है, डैश आ गया आपका, फिर नाउन या प्रोनाउन हो, यू हमारा प्रोनाउन है, मीट हमारा वर्ब है, तो यहाँ पर हम होम का प्रयोग कर देंगे। दूसरा है द बॉय डैश आई मेट यस्टरडे हैज कम टुडे, तो बॉय क्या है हमारे यहाँ पर, नाउन है, तो नाउन हमारा क्लियर होगा एक। फिर डैश है, फिर क्या, नाउन या प्रोनाउन, फिर यहाँ पर आई है, आई क्या आपका है, प्रोनाउन है, और मेट क्या हमारा है, वर्ब है, तो यहाँ पर भी आपको प्रोनाउन और वर्ब मिल गया है, तो यहाँ पर भी हम हुम का प्रयोग करेंगे। गीता इज द गर्ल डैश एवरीबॉडी लव्स, अब गर्ल देखो, गर्ल भी हमारा क्या है यहाँ पर अब आ गया, नाउन आ गया, और एवरीबॉडी इसको नाउन में रख दो, लव्स हमारा क्या है, वर्ब हो गया है, तो यहाँ पर भी हम हुम का प्रयोग करेंगे। देखो बहुत आसान है, बस इस नोट जो हमने जो ट्रिक लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको बस आपको याद रखना है। ये आप अगर याद कर लोगे
तो इसको whom को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ट्रिक क्या है, जहाँ पर नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई एक हो, फिर उसके बाद डैश रहेगा, डैश में आपको whom भरना है, फिर नाउन और प्रोनाउन को देखना है कि नाउन और प्रोनाउन है कि नहीं, और उसके बाद वर्ब को पहचानना है। अगर ये चीज़ आप कर लेते हो तो इसका मतलब आप जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है whom, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। दोज डैश द गॉड लव डाई यंग, तो अब यहाँ पर क्या है, गॉड वर्ब है, अरे सॉरी नाउन है, लव वर्ब है, आपका आ गया है, तो दोज whom, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, whom लगा देंगे। ही इज द मैन डैश सी मेट हिम इन दिल्ली, तो अब देखो यहाँ पर क्या हमने बताया था, एक और चीज़ हमें देखना है, इसमें ऑब्जेक्टिव केस होता है। जो whom है इसमें हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं। मान लो हम तो इस ट्री के हिसाब से तो हम चल ही रहे हैं, द मैन हमारा क्या हो गया है, मैन क्या हो गया, नाउन हो गया है, और सी हमारा यहाँ पर प्रोनाउन हो गया है, मेट हमारा क्या हो गया है, वर्ब हो गया है। इससे भी आप यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन एक हमने एग्जाम्पल इसलिए दे दिया है क्योंकि इसमें हमने लिखा है इसमें ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो जहाँ पर ये देखो हिम जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, हिम यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो जहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आ जाए वहाँ पर भी आप whom का प्रयोग कर सकते हो। तो ये आपका सेकेंड हमने रखा हुआ है whom का मतलब हिंदी में जो होता है जिसे, जिसको, जिससे, यह भी पर्सन के लिए यूज होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव केस होता है। एक हमने ऑब्जेक्टिव केस का आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ समझने के लिए, और इसको और कितना बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं इसके लिए हमने आपको एक नोट के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है कि जहाँ पर नाउन या प्रोनाउन वाक्य में हो, फिर डैश में हमें whom को ही भरना है, फिर हमें डैश के बाद जो वर्ड आएगा उसमें नाउन या प्रोनाउन हो प्लस वर्ब हो। अगर इतना चीज़ हो जाएगा तो समझ लेना वहाँ पर हमको whom का प्रयोग करना है। ये एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूँ, और मुझे नहीं लग रहा है कि whom के लिए आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा। बहुत ईजिली तरीके से आप इसका प्रयोग करके आप इसको कर सकते हो। whom का हम लोगों ने इससे पहले का किया हुआ है। अब दूसरा जहाँ पर whom का हम और प्रयोग करते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर प्रीपोजिशन दिखाई दे, जिस वाक्य में आपको प्रीपोजिशन दिखाई दे वहाँ पर हम whom का प्रयोग करेंगे। पहला एक ट्रिक मैंने आपको दे दिया था whom का कहाँ प्रयोग करेंगे। दूसरा आपको एक और आसान तरीका बता रहा हूँ whom का प्रयोग करने के लिए। बस आपको इन एग्जाम्पल में ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में बस आपको प्रीपोजिशन पहचानना है। अगर आपने प्रीपोजिशन पहचान लिया तो बहुत ईजिली तरीके से आप whom का प्रयोग कर सकते हो। अब जैसे देखो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, आई नो द बॉय दैट सिट्स नेक्स्ट टू यू। अब यहाँ पर टू हमारा क्या है, टू हमारा प्रीपोजिशन है। तो जब हमने प्रीपोजिशन पकड़ लिया है, हमें प्रीपोजिशन मिल गया है, तो कोई डाउट नहीं है, तब हमें whom का यहाँ पर आप प्रयोग कर दो। रिया डैश आई हैव नोन 4 years इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन ढूंढना है। प्रीपोजिशन हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 4 हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। बस वेरी सिंपल। जहाँ पर भी आप प्रीपोजिशन पकड़ लिए वो समझ लो बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हो। इसमें और कुछ नया चीज़ नहीं है, आपको बस सिर्फ प्रीपोजिशन ही इसमें देखना है कि कहाँ इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। अगर वाक्य में प्रीपोजिशन आपको दिखाई दे तो वहाँ पर सीधा आपको whom का प्रयोग कर देना है। विथ डैश डिड यू ट्रेवल। अब हमारा यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन है, विथ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, तो हम यहाँ पर whom का प्रयोग कर देंगे। फ्रॉम हमारा यहाँ पर देखो आगे ही मिल गया है, तो आप बीच में जाने की जरूरत ही नहीं है।
फ्रॉम भी हमारा प्रीपोजिशन है, जहाँ पर प्रीपोजिशन आपको मिल जाए वहाँ पर आपको होम का प्रयोग करना है। फ्रॉम होम डिड वी रिसीव दिस फ्लावर। सोहन विथ डैश आई वर्क कैन स्पीक 10 लैंग्वेजेज। कह रहा है सोहन विथ आई वर्क, सोहन जिसके साथ मैं काम करता हूँ तो विथ हमारा क्या यहाँ पर है, प्रीपोजिशन है। तो जहाँ पर प्रीपोजिशन आपको मिल गया वहाँ पर सीधा आपको whom का प्रयोग करना है। अब देखो टू डैश इट में कंसर्न आई एम राइटिंग इन रेफरेंस टू द अपकमिंग इवेंट। अब क्या है, जैसे आप लोग देखे हो, अगर आप लोग किसी को लेटर पर लिखते हो तो उसमें जो ऊपर हेडिंग दिया जाता है उसमें हमेशा लिखा जाता है सॉरी टू whom इट में कंसर्न। अब यहाँ टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, ये भी टू प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर आप whom कर दो, ठीक है। टू whom इट में कंसर्न, यहाँ तक तो आप लोग जो भी किसी को आप लेटर देते हो तो ये वर्ड आपको यूज करना पड़ता है, टू whom इट में कंसर्न। बाकी को हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें टू प्रीपोजिशन मिल गया है। और यहाँ पर भी देखो एक टू दिया हुआ है, ये भी आपका प्रीपोजिशन है। तो जहाँ पर भी आपको प्रीपोजिशन, जिस वाक्य में जिस सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिखाई दे माय डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर आंख बंद करके whom का प्रयोग आपको कर देना है, जहाँ पर भी आपको प्रीपोजिशन दिखाई दे। अब थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन हमारा है whose। अभी तक हमने who का प्रयोग किया, whom का किया, अब हम तीसरा करेंगे whose। whose जिसका, जिसको। वाक्य में जब हम करेंगे जहाँ पर हिंदी में मतलब जिसका या जिसको आ जाए वहाँ पर हम whose का प्रयोग करेंगे। और whose के लिए इसमें हम पर्सन के लिए इसमें प्रयोग करते हैं whose का। और इसके कुछ नियम हम इसमें आपको बताए हैं। जहाँ पर रिलेशन दिखाई देता हो whose का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर कोई संबंध, किसी का किसी के साथ संबंध दिखाई दे, वहाँ पर हम whose का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग पॉजेसिव केस में भी होता है। जो आपका whose है इसका प्रयोग हम पॉजेसिव केस में भी करते हैं। जहाँ पर किसी जानवर को इंसान की तरह व्यवहार किया जाए या ट्रीट किया जाए वहाँ पर भी हम whose का प्रयोग करते हैं। अब आइए इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट सी इज द गर्ल डैश मदर इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर क्या गर्ल है, ठीक है, तो कह रहा है सी इज द गर्ल, वह लड़की है whose, ठीक है। सी इज द गर्ल whose मदर इज ए डॉक्टर। तो जो लड़की उसका संबंध किससे है, मदर से है, और मदर क्या है, ये डॉक्टर है। तो जहाँ पर रिलेशन दिखाई दे, किसी का किसी के साथ संबंध दिखाई दे, रिलेशन दिखाई दे, वहाँ पर हम whose का प्रयोग करेंगे। दिस इज द मैन डैश वॉच वाज लॉस्ट। अब कह रहा है एक आदमी है, ठीक है, जिसका घड़ी गुम हो गया, तो whose। अब मैन का संबंध किसके, इसके घड़ी से है, वॉच से है, इसका वॉच क्या हुआ, गुम हो गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर whose का प्रयोग किए हैं। दिस इज द बॉय डैश ब्रदर इज ए फेमस प्लेयर। कह रहा है दिस इज द बॉय whose, जिसका, देखो हिंदी में भी अपने आप क्लियर होते जा रहा है। दिस इज द बॉय whose, ठीक है, यह वह लड़का है जिसका ब्रदर भाई क्या एक फेमस प्लेयर है। तो बॉय का संबंध किसके, क्या बता रहा है, उसके भाई के साथ कह रहा है, और उसका भाई क्या है, एक फेमस प्लेयर है। पॉल इज अ फेमस राइटर। कह रहा पॉल जो है एक फेमस राइटर है। whose बुक्स आर whose। अब पॉल का यहाँ पर किसके साथ हो रहा है, राइटर है, और एक इनकी जो बुक्स है वो काफ़ी फेमस हो गई है। तो कह रहा है कि पॉल इज अ फेमस राइटर whose बुक, जिसकी पुस्तक, ठीक है, या जिसकी पुस्तकें
आर वेरी पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध है। अब देखो एक यहाँ पर हमने यहाँ दिया हुआ था, जहाँ पर किसी जानवर को इंसान की तरह ट्रीट या व्यवहार किया जाए। तो आई हैव ए डॉग, कह रहा मेरे पास एक डॉग है, हुज नेम इज कार्लो। अब क्या, अब यहाँ पर सिंपल अगर ये कहता है आई हैव ए डॉग, अगर उस डॉग का नाम नहीं रखता कुछ, ठीक है, तब तो हम वहाँ पर हुज का प्रयोग नहीं करते, तो हम वहाँ पर विच का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि विच का प्रयोग किसी थिंग्स या जानवर के लिए किया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर नाम दे दिया गया है, स्पेसिफाई यहाँ पर कर दिया गया है, तो इस नाम की वजह से हम यहाँ पर हुज का प्रयोग करेंगे। थर्ड जो होता है हुज, जिसका, जिसको, यह पर्सन के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर यह रिलेशन दिखाता है, किसी के साथ किसी का संबंध यहाँ पर प्रकट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी दिए जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है। आपका डिफिनेशन भी क्लियर बता रहा है, संबंध प्रकट करता है। तो हुज में जहाँ पर भी कोई रिलेशन आपको समझ में आए, वहाँ पर आप हुज का प्रयोग करोगे, और जहाँ पर किसी जानवर को इंसान की तरह व्यवहार किया जाए, वहाँ पर हम हुज का प्रयोग करेंगे। अब जो हमारा 4 रिलेटिव प्रोनाउन है वो डैट है। सबसे टिपिकल, सबसे हार्ड जो इसमें है वो है डैट है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन के लिए भी यूज होता है, एनिमल के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और थिंग्स के लिए, मतलब हर जगह पर हम डैट का प्रयोग लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसे तो हर जगह तो आप लगाओगे नहीं अपने मन से, तो डैट का प्रयोग हम कहाँ पर लगाएंगे, कुछ हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका प्रयोग करके, जिसको आप याद करके आप डैट का प्रयोग कर सकते हो। पहला है सुपरलेटिव डिग्री, जहाँ पर आपका सुपरलेटिव डिग्री आए या ऑर्डिनल नंबर्स आए, वहाँ पर आप डैट का प्रयोग करोगे। जहाँ पर आपका आल आ जाए, ओनली आ जाए, नन आ जाए, एनी आ जाए, सेम आ जाए, सच आ जाए, लिटिल आ जाए, फ्यू आ जाए, यहाँ पर आप डैट का प्रयोग करोगे। जहाँ पर थिंग्स जो भी वर्ड हो, जैसे एवरीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, तो यहाँ पर भी आप डैट का प्रयोग कर सकते हो, और जहाँ पर बोथ आ जाए। और थर्ड में है जहाँ पर पर्सन प्लस एनिमल दोनों एक वाक्य में हो, सिर्फ एक नहीं, जहाँ पर पर्सन प्लस एनिमल दोनों एक वाक्य में दिखाई दें या आ जाएं, वहाँ पर भी हम डैट का प्रयोग करते हैं। तो इसको तो आपको याद करना होगा, ठीक है। ये जितना है ये चीज़ आपको याद करना है। एक बार इसको आप याद कर लोगे तो इसको इजीली आप कर सकते हो। अब सुपरलेटिव डिग्री, अब एडजेक्टिव डिग्री आप लोग तो पढ़े ही हो। तो डिग्री कितना, 3 प्रकार की होती हैं, कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो थर्ड फॉर्म हमारा है ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो जहाँ पर द का प्रयोग हो जाए, भी ध्यान में रख लेना, जहाँ पर वाक्य में आपको द आ जाएगा वो आपका सुपरलेटिव डिग्री आप पहचान सकते हो। जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए या ऑर्डिनल नंबर हो। अब हम इसे एग्जाम्पल के जरिए हम और क्लियर इसको समझ सकते हैं। दिस इज द, अब देखो द आ गया ना, मैंने कहा ना सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर भी होगा वहाँ पर द का प्रयोग जरूर होगा। ये आपका स्क्रियस जो है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो दिस इज द स्क्रियस मूवी। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, अब यहाँ पर जैसे डैट का है, लगेगा कि यहाँ पर विच का भी प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे दिस इज द स्केरियस मूवी, अब यहाँ पर आप सोचोगे कि विच का प्रयोग कर दे। दिस इज द स्केरियस मूवी विच आई हैव एवर सीन, क्योंकि विच का प्रयोग भी तो हम चीज़ों के लिए ही करते हैं, थिंग्स के लिए आप करते हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम विच का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने नियम बताया कि जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा वहाँ पर आपको विच का प्रयोग न करके डैट का प्रयोग करना है। फिर दिस इज द बेस्ट, अब देखो द आ गया है, यहाँ पर बेस्ट है, तो बेस्ट किसकी डिग्री थर्ड फॉर्म है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले द का प्रयोग जरूर होगा। दिस इज द बेस्ट फूड,
अब यहाँ पर भी विच का नहीं करोगे, यहाँ पर भी दैट का करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आई है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई डिड दिस। अब देखो ऑर्डिनल नंबर यहाँ पर हमने दिया हुआ है, जहाँ पर आपका फर्स्ट आ जाए, सेकेंड आ जाए, थर्ड आ जाए, फोर्थ आ जाए, ऐसे सो ऑन। वहाँ पर आप ऑर्डिनल नंबर जहाँ पर आपको दिखाई दे, जैसे दिस इज द फर्स्ट हमारा क्या ऑर्डिनल नंबर आ गया है, तो यहाँ पर भी हम डैट का प्रयोग करेंगे। अब देखो ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब यहाँ पर भी अगर आप सोचोगे आप विच का प्रयोग कर दो, ठीक, क्योंकि ग्लिटर कोई भी चीज़ जो चमकती है वह सोना नहीं हो सकता है, तो चीज़ के बारे में कहा गया है, लेकिन यहाँ पर हम विच का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आल दिया हुआ है। जहाँ पर आल आ जाए, ओनली आ जाए, नन आ जाए, एनी आ जाए, सेम आ जाए, सच आ जाए, लिटिल आ जाए, फ्यू आ जाए, वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। द बॉय एंड हिज डॉग। अब देखो लास्ट में क्या हमने दिया हुआ है, जहाँ पर पर्सन प्लस एनिमल दोनों साथ में आए, तो यहाँ पर द बॉय है और हिज डॉग, यानी बॉय क्या हो गया आपका पर्सन हो गया, डॉग क्या हो गया एनिमल हो गया। तो जहाँ पर पर्सन और एनिमल साथ में आपको आ जाए, वहाँ पर आपको डैट का प्रयोग करना है। द बॉय एंड हिज डॉग डैट इंटर्ड द टेम्पल वर कॉट बाय द पुलिस। तो ये आपका डैट है, जो कि देखने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन बिल्कुल हार्ड नहीं है। बस आपको इन चीज़ों को याद कर लेना है। अगर ये चीज़ आप याद कर लेते हो तो एकदम आपके मन में कहीं संशय नहीं होगा, कहीं डाउट नहीं होगा, बहुत इजीली, बहुत क्लियरली आप दैट का प्रयोग कर सकते हो। फिफ्थ हमारा विच, जो, जिसे, जिसने। अब विच जो है यह एनिमल और थिंग्स के लिए आता है, ये बहुत इजी है। द बुक डैश आई बोरोड फ्रॉम यू इज लॉस्ट। अब यहाँ पर बुक क्या है, नॉन लिविंग चीज़ है, तो अगर नॉन लिविंग होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। द हॉर्स डैश आई बॉट ऑन द रेस। अब यहाँ पर क्या एनिमल दिया हुआ है, तो एनिमल, हॉर्स क्या हमारा एनिमल है, तो हम यहाँ पर विच का प्रयोग करेंगे। द कैट डैश इज ब्राउन इज माइन, तो कैट है, ये भी एनिमल है, तो विच का प्रयोग कर दोगे। लास्ट हमारा 6 है वाट। वाट का प्रयोग हम थॉट के लिए करते हैं, इसके पूर्व नाउन इसमें नहीं होता है, ध्यान देना है। वाट का प्रयोग आप कहाँ करोगे, इसके पूर्व नाउन नहीं होता है। वर्ब के बाद वाट का हम प्रयोग करते हैं, और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद भी हम वाट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे टीच डैश यू नो, टीच वाट। अब क्या है इसमें, इसके पूर्व नाउन, यहाँ कोई नाउन है, कोई नाउन नहीं है, तो टीच वाट यू नो। ही फॉलोज डैश ही सेज, तो ही फॉलोज आपका आ गया, वर्ब आ गया है, तो वाट हो गया है। अब टेल मी डैश यू आर सेइंग, तो टेल क्या हमारा हो गया है, वर्ब हो गया है, और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया है। यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद भी हम वाट का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका वाट से संबंधित है कि वाट जो होता है थॉट के लिए होता है, इसके पूर्व नाउन का प्रयोग नहीं होता है, इसमें देखो कहीं भी नाउन नहीं आया है, और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद भी हम वाट का प्रयोग, टेल आपका वर्ब, मी आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने वाट का प्रयोग कर दिया है। तो ये आप लोगों का आज रिलेटिव प्रोनाउन था, जो हम हु, वी, हुम, हुज, दैट, विच, वाट, आप लोगों को सारा मैं एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से इसको समझाने का प्रयास किया हूँ, और पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा, उसका रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित सभी प्रकार का जो भी डाउट होगा वो आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा,
इन्हीं के आधा अधूरा वीडियो देख करके आप छोड़ दो तो फिर आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इसमें मैं जो भी आपको ट्रिक या नियम देना तो वो भी मैं आपको दे दिया हूँ, और प्लस ढेर सारा मैं आपको एग्जाम्पल भी दिया हूँ। और मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग इसको मन से अच्छे तरह से अगर इसको समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आज आपका रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।